आज आप लोगों का पाठ 16 होगा, तो ध्यान से सुनिए। हथकड़ियाँ, यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आईं। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थी। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटारूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं? रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा। अब बड़े ईमानदार की दुम बने हैं, ढोंगिया कहीं का। अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरे के तलवे सराहते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। यह सब दिखाने के दांत हैं। मरते समय इसके प्राण भी जल से नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलूं। और ऐसा कोई न था जिससे रुपए मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल कर दिखा रहा था। रमा को देखकर वह बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। देखिए यह हार कितना सुंदर है। इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ चीज़ तो अच्छी मालूम होती है रतन, दाम बहुत कहते हैं। जौहरी, बाई जी ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जुर्माना कीजिए, कर दूं। 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ना कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी, बाबू साहब, हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर। मगर परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे तोल मोल की बात नहीं की। मोल तोला नाड़ियों से किया जाता है, आपसे तो क्या तोल मोल। हम लोग निरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब। आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है, वाह। रतन ने हार को लुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली। जौहरी, कभी का नाम लीजिए हुजूर। यह चीज आपकी भेंट है। रतन, अच्छा अब एक बात बतला दीजिए, कम से कम आप इसका क्या लेंगे? जौहरी ने कुछ छुप देकर कहा, 1200 रुपये और 12 कौड़ियाँ होंगी। हुजूर, आपसे कसम खाकर कहता हूँ, इसी शहर में 1500 से को बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। और रतन को विश्वास हो गया यह कुछ कम न करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसा समेटे लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख ही होता है। रतन ने कमरे में जाकर अम्मा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं यह कुछ और उतारेगा? रमानंद, मेरे समय में तो यह चीज़ 1000 से ज़्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपये हैं। आप 400 रुपये का प्रबंध कर दे तो ले लूँ। यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार न मानेगा। वकील साहब कैसे जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले न लौटेंगे। मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी। रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। या तो आपसे रुपए मांगने आया था यहाँ, मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है। वह रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से दिला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो बनवा ना सके, अब क्या हार लाएंगे। मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हैं, ऐसी चीज़ शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके डेढ़े दाम देने पड़ेंगे। रमानाथ, तो इसे कल क्यों न बुलाइए। इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप पर ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरों के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते? जौहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है। आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं। आप हार दे जाइए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी, रुपए का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेसी लोगों के का क्या ठिकाना। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कौन जाने यहाँ कब आना हो। आप इस वक्त 1000 दे दें, 200 फिर दे दीजिएगा। रमाना, तो सौदा ना होगा? जौहरी, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कह देता हूँ कि ऐसा माल फिर न पाइएगा। रमानाथ, रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता है। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण पे भी नहीं रुकेगा। रतन का रोआ कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो।
उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दोनों दानों में जा छिपे थे। मानो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वह संदूक खोलती तो कभी वह दराज खोलती, पर रुपए कहीं न मिले। ससा मोटर की आवाज़ सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन के चबूतरे के नीचे उतर कर कहा, आप तो 9 बजे आने को कहे गए थे। वकील, वहाँ कोरम ही पूरा ना हुआ, बैठकर क्या करता। कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। या कोई जौहरी है, वह कोई जौहरी है। जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज़ पसंद की। रतन, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपये मांगते हैं। वकील, बस, और कोई चीज़ पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रतन, इस वक्त मैं यही हार लूँगी, आजकल सिर की चीज़ें कौन पहनता है। वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन पहन भी लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को भी पहने देख लिया तो कहोगे मेरे पास होता मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का साथ प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेह पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज़ ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदे आधार की, जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सके। जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की जरूरत होती है, बिना प्रतिमा के वह किस पर फूल चढ़ाए, किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके लिए सदैव कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सुना होता जितना आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य उसकी आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी। इसके क्या दाम लेने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं, अगर फर्क पड़ा हो तो तुम जानोगे। जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और चिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिख कर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। सो आप लोग का ये पार्ट 16 हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।